चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 9 के 4th चैप्टर है। चैप्टर के नाम है परमाणु की संरचना। देखेंगे अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणुओं और अणु से मिलकर बने हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं का कारण होता है जिनसे वे बने हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहला, किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न क्यों होता है? और दूसरा, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं? इस अध्याय में हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणुक कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना। परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है। परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला है। और पदार्थों में आवेशित कण देखें तो पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। पहला क्रियाकलाप देखते हैं। सूखे बालों पर कंघी कीजिए और क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करती है? दूसरा, कांचों की एक छड़ को और सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और एक छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लगाइए। क्या होता है? ध्यान दीजिए। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेशित आ जाता है। यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है। परमाणु के उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और विभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुविक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया। और ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणुविक कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई के द्वारा और प्रोटॉन को पी के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेशित 1 माना जाता है। ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन से बने हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से परमाणु बने हैं जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ है कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि ये कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हमें इस प्रश्न का पता नीचे मिलेगा। प्रश्न 1 है, केनाल किरणें क्या है? दूसरा प्रश्न है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कोई आवेश होगा या नहीं? परमाणु की संरचना देखें। हमने अध्याय 3 में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा है, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और विनाशी है। लेकिन परमाणु के भीतर 2 मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की एक धारणा को गलत साबित कर दिया। अब यह जानना आवश्यक था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित है। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन का परमाणु मॉडल देखें तो थॉमसन ने परमाणुओं की संरचना में संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था और
इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन किस्मत केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे और सूखे थे। और तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज की बीज की भांति धंसे हैं। ब्रिटिश भौतिकी शास्त्री जे थॉमसन, इनका जन्म 1856 में हुआ था और मृत्यु 1940 में। तो जे थॉमसन का जन्म 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के कीचम हिल क्षेत्र में हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और 35 वर्ष तक ये कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला में के निर्देशक थे और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला था। थॉमसन ने प्रस्तावित किया है परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं, जैसे तरबूज का में मिला था। तरबूज और क्रिसमस केक के सूखे मेवे की तरह उदाहरण मिला था। उसमें थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं और दूसरा ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परमाणु में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। यद्यपि थॉमसन ने मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सकता, जैसे कि हम आगे देखेंगे। उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने में के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर लटका दिया। पहला किया कि उन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत होती हैं और परत चाहते थे और सोने की यह पन्नी 1000 परमाणु के बराबर मोटी थी। उसके बाद अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूंकि इनका द्रव्यमान 4 यूनिट होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। उसके बाद यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणुक कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थी, इसलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्ण प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। इससे निम्नलिखित परिणाम मिले, जैसे यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। परिणाम जो मिले उसमें तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12000 कणों में से एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और यह लौट कर आपको ही चोट पहुंच जाता है। इसके परिणाम के पहले इनके बारे में देख लें तो ए रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1971 में स्प्रिंग ग्रो में हुआ था और उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता था। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वे बहुत प्रसिद्ध हुए और 1908 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इनके जो प्रयोग किया था, तो इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है और उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें।
प्रत्येक पत्थर के दीवारों से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराया तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चारदीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच में पत्थर निकल जाता है। और इसी तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। पहला कि परमाणु के भीतर एक अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग में विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरा कि यह बहुत कम अल्फा कण 8 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। और अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला लक्षण, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां देखें तो वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होता है। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार अस्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु अस्थायी होते हैं। बोर का परमाणविक मॉडल देखें तो रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए निल्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित और धारणाएं प्रस्तुत की। इनके प्रस्तुत करने से पहले इनके बारे में देख लेते हैं। निल्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था और 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिकी शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया और 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई। पहला, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा है एटॉमिक थ्योरी, और तीसरा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। इनकी प्रस्तुत अवधारणाएं देखें तो पहला है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। उसके इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। जैसे चित्र 4.3 में एक परमाणु के ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है। ये कक्षाएं या कोश KLMN ... या संख्याओं 1 2 3 4 ... के द्वारा दिखाया गया है। प्रश्न उठता है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणविक कण विद्यमान है। तीसरा प्रश्न है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्रण बनाइए। और चौथा है, क्या अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु की पन्नी से संभव होगा।
उसके बाद देखते हैं न्यूटन, देखते हैं तो 1932 में जे चैडविक ने एक और अपरमाणविक कण की खोज निकाला और जो अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर था, अतः इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। सामान्यतः न्यूट्रॉन को n से दर्शाया जाता है और परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। प्रश्न उठता है कि परमाणु के 3 अपरमाणविक कणों के नाम लिखिए। दूसरा है हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट है और इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो देखते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए, जिससे बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला है, इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सूत्र 2n के पावर 2 से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। इन नियमों के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2 न्यूट्रॉन स्क्वायर या ऊर्जा स्तर है और इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पहले कक्षा के कोष में होगी बराबर 2 गुणे 1 स्क्वायर बराबर 2 दूसरे कक्ष या एल कोष को होगी एल कोष में होगी 2 गुणे 2 स्क्वायर बराबर 8 और तीसरे कक्षा या एम कोष में होगी 2 गुणे 3 स्क्वायर बराबर 18 और चौथे कक्ष या एन कोष में होगी 2 गुणे 4 स्क्वायर 32 2 गुणे 4 स्क्वायर 32। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है और उसके बाद किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। पहले 8 तत्वों की परमाणु संरचना के व्यवस्था चित्र 4.4 में दर्शाया गया है। ये कुछ क्रियाकलाप देखें तो अस्थायी परमाणुविक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाइए। उसके बाद पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है। प्रश्न उठता है कि कार्बन और सोडियम के परमाणुविक के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए और अगर किसी परमाणु के और एल कोष भरा है तो यह उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। संयोजकता देखें तो हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं यानी कोषों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। बोर-बेरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। यह देखा गया था कि जिन तत्वों के परमाणुओं की बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन यानी 8 से भरे होते हैं वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजक शक्ति या संयोजकता 0 होती है और इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की वृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी एक कक्षा को एटम माना जाता है। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए किया जाता है और यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने
के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतर होती है वहीं उस तत्व की संयोजकता शक्ति अर्थात संयोजकता होती है, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम प्रत्येक के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता एक कही जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्रमशः 2 और 3 है, क्योंकि मैग्नीशियम के बाह्यतम में 2 तथा एल्युमिनियम के 3 अणु इलेक्ट्रॉन होती है, और यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्षा में अष्टक बनने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है, अतः इसकी संयोजकता अष्टक में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है और इस प्रकार फ्लोरीन की संयोजकता 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी इसी प्रकार किया जा सकता है। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी? अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। पहले 18 तत्वों की संयोजकता सारणी 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। विभिन्न शैलों के इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की इस संयोजन दिया गया है। यहाँ हाइड्रोजन का प्रतीक है H, परमाणु संख्या इसकी 1 है, प्रोटीन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या -, है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसकी 1 है और उसके बाद K इसकी 1 है। इलेक्ट्रॉनों का वितरण में K इसका 1 है, L- है, M- है, N- है और संयोजक कर्ता इसकी 1 है। हीलियम की प्रतीक He है और इसकी परमाणु संख्या 2 है, प्रोटीन की संख्या इसकी भी 2 है, न्यूट्रॉन की संख्या 2 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। इलेक्ट्रॉन का वितरण में K इसका 2 है, L- है, M- है, फिर N- है और संयोजकता इसकी 0 है। इसी तरह हीलियम, बोरिलियम, बोरा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन सबका दिया गया है। उसके बाद प्रश्न उठता है कि क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप क्या इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त करेंगे? परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या देखें तो इसमें पहले परमाणु संख्या देखते हैं। हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे J के द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। वास्तव में तत्वों को उसके परमाणुओं में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। हाइड्रोजन के लिए J बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन के लिए J बराबर 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या देखें, एक परमाणु को अपरमाणविक कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के कारण होता है और ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। इसलिए इन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं। परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसी के नाभिक में होता है। उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 यूनिट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटीन और 6
6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट बराबर 12। इसी प्रकार एल्यूमिनियम का द्रव्यमान 27 यूनिट है, यानी 13 प्रोटॉन प्लस 14 प्रोटॉन होता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को वो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु की संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्वों का प्रतीक इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे द्रव्यमान संख्या, तत्वों का कुल प्रतीक, उसके बाद परमाणु संख्या। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन की इस प्रकार लिखा जाता है, जैसे 4 के नीचे 7, उसके बाद N। प्रश्न उठता है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है, तब क्या होगा? तब परमाणु की परमाणुविक संख्या क्या है और परमाणु का क्या आवेश है? सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करें। उसके बाद समस्थानिक देखें। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गई है, जिनकी संख्या की प्रकृति में कुछ तत्वों की परमाणु की पहचान की गई है, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें। इसके 3 परमाणविक स्पीसीज होते हैं, प्रोटियम है, न्यूट्रियम है, ट्राइटियम है। प्रत्येक की परमाणु संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 है। इस तरह के अन्य उदाहरण हैं कार्बन है 12 और 4 क्लोरीन है 35 76 और उसके बाद 37 70 इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोटीन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान है लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, जिसका द्रव्यमान 35 यूनिट और 37 यूनिट और 3:1 के अनुपात में होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान माना जाना चाहिए। आइए हम पता लगाएं। क्लोरीन की औसत परमाणु द्रव्यमान होगा 35 गुणे 75/100 प्लस 37 गुणे 25/100 बराबर है 105/4 प्लस 37/4 बराबर 142/4 बराबर 35.5 यूनिट। किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व के विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले परमाणु के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व को कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटीन और न्यूट्रिन के द्रव्यमान का योग होता है। लेकिन अगर एक तत्व असमस्थानिक रूप में उपस्थित होता है तो हमें प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या 35.5 यूनिट है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आप क्लोरीन की संख्या मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक होंगे और औसत द्रव्यमान 35.5 यूनिट होंगे। समस्थानिकों के अनुप्रयोग देखें। कुछ समस्थानिकों के भी विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है
और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। उसके बाद घेगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। संभारिक देखें तो 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणु में प्रोटीन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुछ न्यूक्लियॉन की संख्या समान है। अगर अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। प्रश्न उत्तर है चिन्ह HD और T के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणुविक कणों को और सारणीबद्ध कीजिए। दूसरा प्रश्न है समस्थानिक और संभारिक के किसी एक युग्म के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। अब तक हमने क्या सीखा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः J.J. थॉमसन और E. गोल्डस्टीन ने की थी। और उसके बाद J.J. थॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसा हुआ है। और उसके बाद रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्ण प्रयोग ने परमाणु केंद्र की खोज की। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल में व्याख्या नहीं की जा सकती। उसके बाद नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सरल था। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित हैं। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। चैडविक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा और इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणविक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1 या 20,000 गुना होता है। 1 के 20,000 गुना होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई ही लिया जाता है। उसके बाद परमाणु के कक्षा को KLMN ... नाम दिया गया है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। एक तत्व की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या में बराबर होती है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियॉन की संख्या के बराबर होती है। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। संभारिक वे परमाणु है जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तत्व को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है।